खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर लिया है जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। दिन मंगल का है और आज 10 तारीख है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं तो कोशिश हमारी रहती है कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाया जाए, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करने की कोशिश करते हैं। तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं और ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी को भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 3 पड़ावों पर प्रोग्राम आता है और तीसरे मरहले पर जब हम पहुंचते हैं तो आप और हम बात करते हैं आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने का। एक छोटी सी कोशिश जो है वो कितनी रंग लाती है उससे आप भी बाखबर है, हम भी बाखबर है, और हुकूमती इदारों को भी इस बात का एहसास होता है कि जहां एक तरफ से लगातार छोटे बड़े इश्तिहारात, छोटे बड़े बयानात आते हैं कि इतने हज़ारों करोड़ हम पंप करने हैं जी तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, वहीं पर जब बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, उस्ताद का मामला आप अपने फ़ोन कॉल के ज़रिए से उठाते हैं तो हुकूमत के सामने कुछ और चेहरा भी सामने आता है कि जो अफसर दफ्तरों में बैठे बात को बताते हैं, दरअसल उसमें और ज़मीनी सूरत हाल में काफ़ी फ़र्क है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तीसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे तो आप बात रखेंगे, हुकूमत के सामने तनकीद भी करेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर हो। और इसी तनकीद बराए तामीर के कायल हम भी हैं और हम इस बात के मुंतज़िर रहेंगे कि आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट पर ज्वाइन कर चुके होंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां पर आप खबरें पढ़ेंगे, वहां पर तबसरा लिख भी सकते हैं और इनबॉक्स में आकर हमारी खामियां हम तक बताएंगे ताकि प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ कि 2 वे कम्युनिकेशन हमारा चलता रहेगा, ना कि सिर्फ 1 वे हो, स्टूडियो से मैं बताते रहूं, आप भी कुछ हमें बताइए ताकि इस प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी हो। इसका हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन फ़िलहाल करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी 10 मई को माजी में हिस्ट्री ऑफ द डे हमें क्या कुछ कह रहा है, और उस हिस्ट्री ऑफ द डे की लंबी फहरिस्त को छोटा किया है मेरे साथी गौहर कुछ ने। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे हस्ब रवायत हस्ब मामूल जो है माजी में आज यानी कि 10 मई को क्या कुछ हुआ है। मुल्की और आलमी सतह पर कुछ अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और आज 10 मई के रोज़ ही क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जो प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक आज तारीख में आज के दिन यानी कि 10 मई 1427 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न से यहूदियों को बेदखल कर दिया गया था। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 मई 1655 में बरतानवी अफवाज ने जमैका पर कब्जा कर लिया था। और आज ही के दिन 1796 में लोदी पुल की लड़ाई में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी थी। वो आज ही का दिन था 10 मई। और आज ही के दिन 10 मई 1959 में सोवियत फौजी अफगानिस्तान पहुंची, जिसके बाद ही वहां पर जंग की शुरुआत हुई है। वो आज ही का दिन था जब सोवियत यूनियन की फौज अफगानिस्तान पहुंची है। और आज ही के दिन 10 मई साल 1945 में रूसी अफवाज ने जमहूरियत चेक के दारुल हुकूमत प्राग पर कब्जा कर लिया। और आज ही के दिन 10 मई 1972 में अमेरिका ने नेवाडा में एटमी तजुर्बात किए हैं। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1995 में जनूबी अफ्रीका में सोने की कान की लिफ्ट में हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 104 मजदूर हलाक हो गए थे। और आज ही के दिन 10 मई साल 2012 में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 बम धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 55 अफराद हलाक और 370 दीगर जख्मी हुए थे। वो आज ही का दिन था यानी कि 10 मई और साल था 2012। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम वाक़यात जो हमने आपके साथ शेयर की है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों के सफ़र का पिटारा हम खोल देते हैं और आज सबसे पहले बात जनूबी कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जनूबी कश्मीर आज एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। कल भी खबर जनूबी कश्मीर से थी और आज भी जनूबी कश्मीर से ही खबर है, क्योंकि रात देर गए जनूबी कश्मीर शोपियां में जो एनकाउंटर शुरू हुआ है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और ये झड़प जो कल हमने रात देर गए आपको अपडेट किया था कि पनशोहन जो इलाका शोपियां का है वहां पर कल सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था
اور اسی کوارڈینیٹ سرچ آپریشن کے دوران ہی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں اور ان کی پکڑ کے لیے ان کے آپریشن کو کلوز کرنے کے لیے مزید کنبہ کو وہاں روانہ کر دیا گیا تھا، جس بیچ کل رات دیر گئے اندھیرا بہت تھا اور آپریشن کو ہالٹ کرنا پڑا تھا، لیکن رات ہی کل یہ خبر آئی تھی کہ اس آپریشن کے دوران 2 سویلین سمیت ایک فوجی جوان جو ہے وہ زخمی ہوا تھا۔ ملیٹنٹ فرار ہونے کی کوشش میں تھے جب انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں سویلین زخمی ہوئے جنہیں رات دیر گئے چاپر کے ذریعے سے ایئر لفٹ کروایا گیا تھا۔ آئی جی پی کشمیر نے رات دیر گئے ٹویٹر پر اس بات کی بھی جانکاری دی تھی کہ 2 سویلین زخمی ہوئے اور زخمی سویلین کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، لیکن آج صبح اب یہ اطلاع مل رہی ہے کہ رات بھر کارڈن آپریشن چلانے کے بعد فی الحال سرچ آپریشن روک دیا گیا ہے اور لگ بھگ یہ آپریشن ختم ہوا ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ملیٹنٹ شاید اس مقام سے فرار ہو گئے ہیں۔ تصویر اہل الصبا کی ہے جب سیکیورٹی ایجنسیاں وہاں سے واپسی پر تھی۔ تو سیدھے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ارشاد فون لائن پر ہمارے ہیں، ساتھی ہیں ہمارے جنوبی کشمیر شوپیاں سے۔ ارشاد بتائیے گا، رات دیر گئے آپ سوشل میڈیا پر بھی اپڈیٹ کر رہے تھے، تو ابھی کیا کچھ صورتحال ہے؟ کل جو ملیٹنٹوں اور فوج کے بھی جھڑپ ہوئی تھی جس میں 2 سویلینوں کے زخمی ہونے کی خبر بھی ملی اور بعد میں یہ بھی خبر آئی کہ نازک حالات میں انہیں اسپتال پہنچایا گیا ہے، کیا کچھ صورتحال ہے اور کیا کچھ خبر ہے آپ کے پاس؟ ہوئے تھے ایک تو جو ہے ہیپ شرمار میں ہوا، اس کے بعد جو ہے اپنا پاندوشن شوپیان میں بھی انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا۔ انیشل میں اگر ہم بات کریں تو انیشل میں پاندوشن شوپیان میں انیشل میں جو ہے کچھ راؤنڈ فائر بھی ہوئے، اس میں جو ہے 2 سویلین اور ایک فوجی اہلکار اس میں جو ہے گائل ہو چکے، اگرچہ زخمی کو تاہم نیٹو سری نگر بیس منتقل کر دیا۔ اس کے بعد رات پر یہ کارڈن جو ہے وہ چلتا رہا۔ آج صبح جو ہمارے پاس ایک خبر آ رہی کہ وہاں سے جو ہے فوج نکل چکی ہے اور وہاں پہ بھی فوج کو جو ہے کچھ نہیں ملا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بات کی جائے جو ہیپ شرباغ ہے وہاں پہ بھی دن بھر جو ہے سرچ آپریشن چلتا رہا۔ انیشل میں وہاں پہ بھی فائر ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے فاؤنڈیشن شوپیان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ بھی جو ہے فوج کا یہ کہنا ہے کہ جو ملٹن انیشل میں جو ہے فائر انہوں نے جو فائر کھولا ہے، اس میں ہمارا ایک جوان ہے اور 2 سویلین جو ہے وہ اس میں جو ہے گائل ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے فوج نکل چکی ہے۔ جی اچھا جی، یہ بتائیے گا، یہ جو زخمی ہے جس کے متعلق کل رات دیر گئے جو پولیس کا ٹویٹ بھی آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جن سویلینوں پر فائرنگ کی گئی ہے ان میں جی 2 لوگ زخمی ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جن میں ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی تھی، کیا اس حوالے سے کوئی اطلاع؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں جو ہی فائر کی آواز علاقے میں سنائی دے گی جہاں مطلب ملٹن بیٹھے تھے اور جو ہی فوج اس سسپیکٹ جگہ پہ گئی اور وہاں سے جو فائر آیا اس کے بعد جو ایس ایس پی شوپیان وہاں پہ خود گئے اور اس چیز کا خود مانیٹر کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایئر لفٹ کرا دیا گیا، سری نگر منتقل کر دیا۔ تاہم اگر ان کی حالات بتائے وہ ٹھیک بتائی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے ایک فوجی اہلکار بھی جو ہے زخمی ہو چکا ہے، ان کی بھی جو ہے حالات وہ ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ چلیے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے۔ فی الحال خبر یہ ہے کہ شوپیاں میں رات دیر گئے کا آپریشن لگ بھگ ختم ہو گیا ہے، فوج نے کارڈن ہٹا دیا ہے اور اس دوران جو پولیس نے رات دیر گئے ہی ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے جی شوپیاں کے اندر، جہاں پر ملیٹنٹ چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی اور ملیٹنٹوں نے فرار ہوتے کے دوران اندھادھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 2 سویلین زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں سویلینوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جن میں ایک کی حالت جو تھی وہ نازک بتائی جا رہی تھی۔ تاہم آج صبح اس آپریشن کو فی الحال ختم کر دیا گیا اور لگاتار 2 آپریشنز کل دن میں ہم نے دیکھے تھے، ایک دن میں دیکھا تھا، ایک شام ہوتے ہوئے تھا اور اس دوسرے آپریشن کو بھی فی الحال کال آف کر دیا گیا اور دونوں آپریشنز میں فی الحال سیکیورٹی ایجنسیز کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن یہاں پر جو اطلاع تھی کہ 2 یا 3 ملیٹنٹ تھے جیش محمد کے پھنسے ہوئے تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو سے مل رہی ہے۔ یہ تو تھی بات جناب شوپیاں آپریشن کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں بجلی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ بجلی کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، بجلی کے فیس میں اضافہ ہوگا اور بجلی کے فیس میں اضافہ کرنے کے لیے باضابطہ طور پر انہوں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں اپنی اتھارٹیز کے سامنے اور اتھارٹیز نے اسے پبلک ڈومین میں رکھا ہے، عوام سے رابطہ کر کے ان کی رائے کو لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ حکومت نے مرکزی حکومت نے بھی جموں کشمیر کے لیے مالی پیکیج کا اعلان کر دیا ہے۔ بجلی شعبے کے لیے 12,000 کروڑ روپے کا وعدہ اور اعلان کر دیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر
इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ज़मीनी सतह पर काम करने किया जाएगा, इसलिए ये पैसा दिया गया है। रेवेन्यू जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने पर मरकज़ की तरफ से जोर दिया गया है। ये बड़ा मेन फीचर है जी जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, सिर्फ और सिर्फ कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा जो पावर का हमारा है उसे बेहतर बनाया जाए। जम्मू सूबा और कश्मीर सूबे को बिलतरतीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया जम्मू, 6,000 करोड़ रुपया कश्मीर को दिया जाएगा। यही हो गया जी 12,000 करोड़ रुपया। और इसमें फोकस जो दिया जाएगा वो रूरल एरियाज को मेजर फोकस दिया जाएगा। हमारे जो ज़राया दिल्ली के अंदर है, मरकजी बिजली वजारत के अंदर और श्रीनगर पावर कॉरिडोर में जो हमारे सोर्सेज हैं वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए का माली पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये माली पैकेज जो होगा ये सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाएगा। मरकज की तरफ से जो 12,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS जो है हमारा है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS जो जम्मू कश्मीर का है, इसको ओवरहॉल करने के लिए, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर बेहतर करने के लिए, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन रहे जम्मू कश्मीर के लिए, इसके लिए ये बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए ये कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर डिवीजन के लिए जहां 6,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा तो वहां पर बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम टेक्निकल और कमर्शियल ATC लॉसेस जो हमारे हैं उन्हें कम करने के लिए भरपूर तवज्जो दे। ATC लॉसेस पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जिसे हम कह रहे हैं। ATC लॉसेस को कम करने के लिए मरकज़ी वजारत बिजली की तरफ से खुसूसी तवज्जो देने की बात कही गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रेवेन्यू जनरेशन आपका यानी जो फीस कलेक्शन का निज़ाम है, इस निज़ाम को भी बेहतर शफा बनाने की ज़रूरत है, कमर्शियल लाइन्स पर भी और डोमेस्टिक लाइन्स पर भी इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्रपोजल जो दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 8,000 करोड़ रुपया जी पैकेज मांगा था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने RDSS स्कीम के तहत, जिसके तहत 4,000 करोड़ रुपया हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के लिए था और बाकी पैसा जो लगाना था अदर चीज़ के लिए। लेकिन मरकजी हुकूमत ने 8,000 के बदले 12,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर डिवीजन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का इजाफी रकम भी देने की बात कही है। और यह साफ कर दिया है मरकजी वजारत बिजली की तरफ से कि यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम बिजली को मज़ीद बेहतर, मुस्तहक और मुस्तहकम और फाल बनाया जाए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये साफ कर दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहां नए ट्रांसफार्मरों का लगाने की बात हो, इलेक्ट्रिक पोल्स को तब्दील करने की बात हो, साथ साथ स्मार्ट वायर्स लगाने की बात हो और स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो शहर और देहात के अंदर करनी है उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। जो हम रिवायती तौर पर बिजली तारें देखती थी, इनको इंसुलेटेड वायर लगाने की बात की जा रही है और कई इलाकों के अंदर वो इंसुलेटेड वायर हमने शहर के अंदर देखी है, लेकिन अब गाँव देहात तक वो चीज़ें चली जाएं। इस हवाले से मरकजी हुकूमत ने फराख दिलाना इमदाद जो 12,000 करोड़ रुपए की है, इस तरीके की बात जो वो सामने आ रही की दिया गया है। इसके साथ साथ ये साफ कर दिया गया है कि जो रूरल एरियाज के अंदर इंस्टॉलेशन हमारी है इलेक्ट्रिक पोल्स की, जहां पर आज के दिन भी खंबे नहीं हैं और बिजली की तारें लटक रही हैं जी, जो वहाँ पर जंगल है या आर्जी तौर पर कुछ खड़ा किया गया है, इसे हटाया जाए और उसे बड़े पैमाने पर दुरुस्त किया जाए, इसलिए यह पैसा दिया गया है। मरकजी वजारत बिजली ने यह साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर सिक्किम और जिनमें सिक्किम भी है और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है, और उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी के तहत लिया गया है ताकि यहाँ पर बिजली निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और यहाँ पर जो ATC लॉसेस है उसे कम करने की कोशिश की जाए। और ये पूरी स्कीम जो है 2024-25 तक चलाई जाएगी ताकि पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम बिजली जो है वो बेहतर बन सके बशमूल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। कल हमने आपको एक खबर बताई थी बिजली की, आज उसका दूसरा पहलू है कि जनाब निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है और आपके टैक्सेस यानी आपसे जो वसूलियाबी होगी उसे भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो थी जनाब बिजली की खबर जो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन अब ज़रा आपको और कुछ बताएंगे। कल जो मौसम का मिजाज बदला और बदलते मौसम के मिजाज के बीच
कल जो सूरत हाल थी, अब आज सुबह हमारे पास क्या कुछ एदाद जी हाँ नाज़रीन, कल की अगर हम बात करेंगे तो कल बाद दोपहर ही वादी के मौसम ने करवट बदली है। उसके साथ साथ ही अगर तेज़ आंधी के साथ साथ बारिशें हुई और बारिशों के साथ साथ सालाबारी भी हुई, तेज़ आंधी जिसकी वजह से फसलों और साथ ही साथ मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही तेज़ आंधी से छतें उड़ गई, कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंबे और दरख्त भी उखड़ गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 5 से 6 अफराद की मौत हुई है। पहले ज़रा बडगाम की बात करेंगे। बडगाम के अंदर भी चंद्रगाम इलाके में जहां पर बादल फट जाने से 4 मजदूर जो ईंट के भट्ठों पर वहां पर काम कर रहे थे, अचानक से बादल फट गए। उसके नतीजे में वो तीनों अफराद पहले शदीद जख्मी हुए, अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उसके साथ साथ ही बोटेंगू इलाका अनंतनाग का है, वहां पर छत गिरने के नतीजे में एक खातून जो है वो जख्मी हुई है। उसके बाद ही वो अस्पताल ले जाते उन्होंने आखिरी सांस ली है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो गांदरबल इलाके में भी छत गिरने से एक खातून जख्मी हुई है। मुतअद्दिद मकामात पर जो है लोग जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ ही ये पट्टन का इलाका है जहां पर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सफ़ेदे के जो दरख्त है वो गिर गए, उसके नतीजे में 2 गाड़ियां आई हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर जो तेज़ आंधी आई है उसकी वजह से न सिर्फ रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है बल्कि बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है, दरख्त उखड़ गए हैं। उसके साथ साथ ही जो है गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ जिस तरह से लोग भी मुतअद्दिद मकामात पर जख्मी हुए हैं। 4 अफराद की मौत हुई है, जिसमें से बरेली यूपी के 3 मजदूर जो है ईंट के भट्ठों पे काम कर रहे थे बडगाम के अंदर, उनकी मौत हुई है, जिसमें से 2 बाई भी शामिल है। कल जब ये मौसम की तब्दीली आ रही थी तो श्रीनगर के अंदर भी तेज़ हवाएं चली हैं, बारिशें भी हुई हैं और तेज़ हवाएं चली है। और तेज़ हवाएं चलने के पेश नज़र झीली डल के अंदर जो सयाह थे उनकी बहिफाजत बाहर निकालने के लिए SDRF और मकामी इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और उस तरीके से उन्हें बाहर वहाँ से निकाला गया और किसी तरीके से किसी जानी नुकसान की श्रीनगर में कोई इतला नहीं है। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल बनी थी इसकी पेशन गोई शायद ही महकमे मौसमियात की तरफ से की गई थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरीके की तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मरकज़ी महकमे मौसमियात के ज़राया का जहाँ तक हवाला हम आपको बता रहे हैं, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया के अंदर तेज़ हवाओं का असर बन सकता है और इन तेज़ हवाओं की वजह से कई चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। कहीं पर तेज़ बारिशें होंगी, आसमानी बिजलियां गिर सकती है एंटायर नॉर्थ रीजन के अंदर। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, एंटायर नॉर्थ रीजन के अंदर है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि बादल फटने और छत गिरने से कई मकामात पर नुकसान हुआ और कई सोशल मीडिया या हमने भी अपने सोशल मीडिया अपडेट्स में जिस तरीके से कल चलाया है और कल भी हमने देखा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी वो खुद बयान कर रही कि तेज़ आंधी किस तरीके से चल रही थी और उस तेज़ आंधी ने कितना बड़ा नुकसान यहाँ वादी के अंदर कर दिया है। उसकी वजह से जहाँ जम्मू के अंदर भी रात देर गए बारिशों का सिलसिला हुआ और मौसम ने करवट लेते हुए जो कड़ाके की वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, जो शिद्दत की गर्मी वहाँ पर थी, उसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है जम्मू के अंदर। श्रीनगर का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, लेकिन इस बीच अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी समेत कई दीगर पार्टियों की तरफ से बयानात जारी कर दिए गए हैं। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में हुए नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। जो लोग कल मारे गए हैं उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान हो जाए, इस तरीके की भी मांग जो है वो श्रीनगर सूबे के मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों की तरफ से की जा रही है। इधर सूबा जम्मू में कल बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के लिए कई सियासी बयानात सामने आ रहे हैं और उन सियासी लीडरों ने भी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से ये अपील किया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो नुकसान हुआ है कल लोगों का, उनका जल्दी से मुआवजा दिया जाए। जिनकी छतें और रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में वो किसी मुश्किल से दो चार ना हो। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर से लेकर सूबाई सतह की कमेटियों के कई लीडरों के बयानात भी इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुसूसी तौर पर
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیوں کو ایکٹیویٹ کر کے جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگائیں اور جنہیں جلدی سے معاوضہ دینے کی ضرورت ہے انہیں معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے چھتوں اپنے گھروں کی جو وہاں پر نقصان ہوا ہے ان کی تعمیر دوبارہ سے کر سکے، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہونے کی اطلاع ابھی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ ایون کپواڑہ، لولاب، ڈوڑا، مڑوا سے بھی اس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہے کہ کل جو بارشیں ہوئی ہیں اور تیز آندھیاں چلی ہیں اس سے کافی نقصان پورے جموں کشمیر کے خطے کے اندر دیکھنے کو ملا۔ تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی، کس طریقے کی ہوا سے کیا کچھ ہوا ہے۔ جب لوگوں نے بات کی ہے تو لوگوں نے انتظامیہ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جہاں بھی رہائشی علاقوں کے نزدیک یا جو اسٹیبلشمنٹس ہے یا دکان ہے یا دیگر جو بھی ڈھانچے ہیں رہائشی جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے جو سفیدوں کے درخت یا دیگر جو درخت وہاں پر ہے ان کی شاخ تراشی کی جائے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہاں پر پٹن کی بات کریں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار ہم نے انتظامیہ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہاں پر ان کے یا تو انہیں کاٹ دیا جائے یا پھر ان کی شاخ تراشی کی جائے۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو شاید کل اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، اگر یہ کسی رہائشی مکان پر گرتا تو اور زیادہ نقصان ہوتا۔ تو چلیے ناظرین بڑھتے ہیں آگے، یہ تھی وادی کشمیر کے موسم کے حوالے سے خبر۔ اب ذرا جموں کشمیر ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک خبر کرتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے سول سروسز بھرتی عمل کے قانون میں ترمیم کی سفارش کی ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے سول سروسز بھرتی کے قانون میں ترمیم کی سفارش کی ہے۔ یوٹی میں منصف عدالتوں میں سٹاف کی کمی کو لے کر جس طرح سے شکایتیں موصول ہو رہی تھی، اب مرکزی مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قدم سے جو اٹھایا گیا ہے اس سے عدلیہ کے نظام میں ایک بہتری آ سکتی ہے، یہ سابق چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے، وزارت جو قانون ہے ان کی جانب سے جو پہلے ہی جو ہے اگر ہم بات کریں گے تو چیف جسٹس آف انڈیا کی جانب سے جو پہلے کہا گیا تھا کہ عدالتوں میں جو سٹاف کی کمی ہے اس کو پر کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام کے دوران اس یہ بات کہی تھی کہ عدلیہ میں جو سٹاف کی کمی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں اب مانا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے ہائی کورٹ نے اب سول سروسز بھرتی عمل کے قانون میں ترمیم کی سفارش کی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کو یہ پروپوزل بھیج دیا گیا ہے اور ان سے صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے کہ جو منصف کی پوسٹیں ہیں ان میں کچھ ترمیم کی جائیں تاکہ جلدی سے یہ بھرتیاں جو ہے وہ عمل ہو جائے، اور جموں کشمیر سول سروس جوڈیشل ریکروٹمنٹ رول 1967 کے تحت جو امتحانات لیے جا رہے ہیں لاء ڈپارٹمنٹ اور جسٹ پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کی طرف سے، اس میں کچھ ترمیم کی باتیں کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں چلتی ہے سابق چیف جسٹس کا ماننا ہے کہ اس سے نظام عدل کو اور زیادہ بہتری مل سکتی ہے، اور جو ہمیں ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس کے اندر التوا میں کیسز پڑے ہیں اور منصف کورٹس کے اندر جو معاملات پڑے رہتے ہیں اس میں بہتری ہو۔ سیدھے چلیں گے جی سری نگر ہم، جہاں سے کوشش ہم کریں گے کہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کر پائیں تاکہ ان سے ہم گفتگو کریں اور یہ مزید خبر کیا کچھ ہے اس پر بات کریں۔ ہلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے، فٹافٹ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا، یہ جو قانون اور پارلیمانی امور کی وزارت کو ایک پروپوزل موو کیا گیا ہے اور جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشنز ہیں، یہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ جو سابق چیف جسٹس کی باتیں آ رہی ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں جی جموں کشمیر کے زاویے سے تو نظام عدل میں اور زیادہ بہتری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں گوہر، یہ دراصل جموں کشمیر اور لداخ کے اندر جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے اندر جو منصف پوسٹ ہے وہ کافی ویکینٹ ہے، اور ریسنٹ پاسٹ میں ہی جموں کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کریشن بھی ہوئی ہے نئے جو منصف پوسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی، لیکن یہ ابھی فل اپ نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں وجوہات کیا ہے، یہ ابھی تک فل اپ کیوں نہیں ہوئے ہیں، ان کی بھرپائی کیوں نہیں ہوئی ہیں، اس کے کچھ لیگل اور قانونی جو لوازمات ہے اس میں کچھ اڑچنیں آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی تک یہ پوسٹ ابھی بھی خالی پڑی ہیں، اور اس سے جو نظامی انصاف ہے اس کو ڈیلیور کرنے میں تھوڑی سی دقت آ جاتی ہے۔ ہم وضاحتاً اپنے درشکوں کے پاس جا رہے ہیں اور وضاحتاً جو تفصیلات ہیں وہ ان کے پاس پہنچائیں گے۔ وہ دراصل جب سے آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہوا اس کے بعد جموں کشمیر اور اس کے ساتھ لداخ دو الگ الگ یونین ٹیریٹریز بننے کے بعد جو جوڈیشری ہے وہ ان دونوں یوٹیز کے اندر کامن رہی ہے، جبکہ
जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, क्योंकि ये वैकेंसीज जो जिन्हें फिलअप करना है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसका दायरा इख्तियार न सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद है बल्कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी है। और ये पोस्ट जब क्रिएट हुए और जो वैकेंट थे जब इनकी भरपाई करनी थी तो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रेकमेंड किए हैं फिलअप करने के लिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद है और वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में उनका दायरा नहीं है, जिसकी वजह से वो लद्दाख के अंदर ये रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसमें अब कुछ तरामीम जो है उसकी गुंजाइश बताई गई है और इन तमाम तरामीम के तहत जो सिविल सर्विस जुडिशियल रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है, जिसमें यही बताया गया है कि जो सर्विसेज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी तक महदूद है और इसके रव से वो लद्दाख के अंदर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और अब इसमें तरामीम की रिकमेंडेशन की गई है जो अब बाज़ाब्ता जो कंसर्न वजारत है उन्हें भेज दी गई है और इन तरामीम के बाद ही इसमें कोई मुनसिफाना हल निकाला जाएगा ताकि एक साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये जो मुनसिफ पोस्ट्स है इनकी वैकेंसीज को और जो क्रिएशन हुई है उसको उसकी भरपाई के लिए अगले इकदाम जो है वो उठाए जाए, जिसकी वजह से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से तरामीम की गुंजाइश यहां पर जाहिर की गई है। तो क्या मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस पर कोई रद्दअमल आया है या अभी सिर्फ फाइल चली गई है, मशावरत होगी नहीं है अभी बाकी? नहीं, अभी मशावरत हो रही है क्योंकि इसमें लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स वजारत के साथ साथ अब दाखिला वजारत भी जुड़ गई है और इन दोनों के दरमियान जो मुत्तफिका फैसला होगा वही फिर आ जाएगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ऐसे बन गई क्योंकि पेंडिंग केसेस का भी ये डायरेक्टर रहना चाहिए कि वो अवाम को इंसाफ और हर किसी सरकार का रहना चाहिए कि वो अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में प्रायोरिटी बनाते हुए अब इस पर कोई कंसेंसस जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त जो है वो आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अमान साहब श्रीनगर से ज्वाइन करके तफसीलात फराहम करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात फौजी सरबराह की भी करते हैं क्योंकि फौजी सरबराह का बड़ा बयान सामने आया और ये बयान लद्दाख सरहद को लेकर है और चीन पर गहरी तशवीश का इजहार नए फौजी सरबराह की तरफ से किया गया है। फौजी सरबराह आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन के साथ जो सरहदी तनाव है वो लगातार अभी भी जारी है और चीन कभी भी सरहदी तनाव को ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं था और यही वजह है कि हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से भी इसका मुकाबला करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मज़ीद ऑफिशियल्स और जवानों को तैनात कर दिया गया है और कई हसास जगहों पर भारतीय अफवाज इस वक्त मुकीम है, जिसकी वजह से चीन की नींदें जो है वो उड़ चुकी है। बुनियादी मामला चीन का ये है कि वो किसी भी तरीके से जो सरहदी तनाव है या सरहद के मामलात है उन्हें हल नहीं करना चाहता है और इस मसले को जिंदा रखना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से ये बयान उस वक्त दिया गया है जब जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के मुख्तलिफ मामलात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और जनरल पांडे का ये भी साफ कहना था कि आर्मी और भारत सरकार का ये मौक़िफ़ वाज़िया है कि जो स्टेटस को एंटीक है अप्रैल 2020 से पहले का उसे बहाल किया जाए और जब तक उसको बहाल नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तरीके से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, एंटीक यानी स्टेटस को एंटीक प्रायोर अप्रैल 2020 को मेंटेन करने के लिए जो ट्रूप्स डिप्लॉय वहाँ पर कर दी गई हैं उन्हें जवानों को भी और अफसरों को भी वाज़िया हिदायतें जारी कर दी गई हैं और उन्हीं हिदायतों के तहत जवान वहाँ इस वक्त तैनात किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर LAC के इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर भारतीय अफवाज मौजूद हैं और न सिर्फ अफवाज मौजूद है बल्कि असला और दीगर चीज़ों को भी बैकयार्ड में जमा कर दिया गया है और यही वजह है कि चीन कभी बातचीत और कभी बातचीत से फरारी का इख्तियार भी कर रहा है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो 4-5 मई 2020 को इंसिडेंट्स हुए थे उन्हें दोबारा ना हो उस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। लेकिन साफ कर दिया आर्मी चीफ ने
कि नीयत सही नहीं है चीन की, और चीन हरगिज़ भी ये नहीं चाहता है कि भारत के साथ लगने वाली सरहदों का मामला हमेशा के लिए हल किया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस तनाज़े को रखा जाए ताकि किसी न किसी तरीके से इस मामले को ज़िंदा रखा जाए और भारत की फ़ौजें सरहदों पर रहें, अफवाज सरहदों पर रहें और उनकी तरफ से भी जो मुहिम जोई और दीगर चीज़ें वो जारी रहें। ये दरअसल चीन का बुनियादी मौक़िफ़ है जिस पर वो खेल रहे हैं, लेकिन उसका मौसर और फाल जवाब पहले भी दिया गया है और अब भी लगातार दिया जा रहा है। यानी चीन पर गहरी तशवीश और चीनी पॉलिसी क्या है उस पर पहली बार आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया है और उनने साफ कर दिया कि चीन की जो मंशा है वो कतन भी ये नहीं है कि भारत के साथ लगने वाली सरहदों को तयन किया जाए और सरहदी तनाव को और सरहदी मामलात पर बातचीत करके उसे हल किया जाए। यानी आज तक 14-15 राउंड की बातचीत हुई है, उसके बाद आर्मी चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं सूरत हाल किस तरीके की सरहदों पर बनी होगी। छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करेंगे कांग्रेस की भी और आपको बताएंगे कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट तो सामने आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गियर अप हो गया है। क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ और बातें भी आपके साथ करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं।